हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो केमिस्ट्री में हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई थी, फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट। 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। आज मैं आपको तीसरी यूनिट स्टार्ट करवाने जा रहा हूं और तीसरी यूनिट वैसे बहुत आसान यूनिट है क्योंकि इसको आपकी 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। 10th क्लास में आपके पास एक लेसन था, लेसन नंबर 5 केमिस्ट्री के अंदर, आवर्त सारणी और तत्वों का वर्गीकरण। वो लेसन आपने पढ़ा है। ये जो हमारी यूनिट है उसी लेसन के ऊपर आधारित है। यहाँ पर हमारे पास नेम जो यूनिट का है वो ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, हिंदी में जो लेसन आपका 10th में नाम था वही नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब तत्वों का वर्गीकरण, एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब इनकी प्रॉपर्टीज का आपस में क्या रिलेशन है, वो सारी बातें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स। इस यूनिट में वास्तव में हमने जितने भी हमारे तत्व आज तक डिस्कवर हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हुए हैं, उन सभी एलिमेंट्स को हमने अलग अलग से अरेंज कर रखा है। इस तरह से रखा हुआ है कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है उनको इकट्ठे रख दिया और जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है उनको अलग अलग रख दिया। तो इस तरह से हमने तत्वों को अरेंज कर रखा है या एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। हिंदी में तत्व, इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आया भी हमें क्या ज़रूरत पड़ी तत्वों को अलग अलग से अरेंज करने की, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों कि आप लोग अपने आप से ही अंदाज़ा लगा लो कि आप स्कूल में इतनी सारी आपकी क्लासेस हैं, तो आपकी सभी की क्लासेस में अलग अलग से आपको पढ़ाई क्यों कराई जाती है। आपको सबको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबको इकट्ठे ग्राउंड में बिठा करके असेंबली ग्राउंड में, तो प्रार्थना के बाद सीधे माइक लेकर के सबको क्यों नहीं पढ़ा दिया जाता। आपको सबको पता है क्योंकि सबकी क्लास अलग अलग है। ठीक है ना, तो सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो गई है। एक तरह से हम कहें सबके जो लेसन्स हैं या सिलेबस है वो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए सबको अलग अलग पढ़ाया जाता है। उसी तरह से अगर हम बैंक की बात करें, बैंक में हम पैसे जमा कराते हैं तो बैंक वाला क्या करता है, बैंक वाला अलग अलग से गड्डी बनाता है। 100 के नोट की अलग बनाता है, 200 के नोट की अलग बनाता है, 500 के नोट की अलग बनाता है, 2000 के नोट की अलग पैकेट्स बना करके वो रखता है। वो ऐसा क्यों नहीं करता कि सारे जितने भी पैसे आए सारे के सारे ले उठाए और एक बोरी में डाल ले बस। तो ऐसा करने से उसको गिनना मुश्किल हो जाएगा कि उसके पास कितना कैश आया है। तो वो पैकेट्स बना लेता है, 100 का पैकेट, 200 का पैकेट, 500 का पैकेट, 2000 का पैकेट। तो उसके लिए गिनना बड़ा आसान है। किसी ने 5 लाख की पेमेंट लेनी है, वो फटाफट से क्या करेगा, 2000 वाले 2 पैकेट उठाएगा, 500 वाले 2 पैकेट उठाएगा, बोलो जी पकड़ो, हो गया काम। ठीक है ना, तो सिस्टम बन गया उसके लिए भी। उसी तरह से हमने हमारी केमिस्ट्री के अंदर भी 118 तत्व या फिर एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। हमने भी उन सभी एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रख रखा है। इस तरह से अरेंज कर रखा है कि जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है वो इकट्ठे रख दिए, जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है उनको अलग अलग रख दिया, ताकि हमारे लिए उन सभी एलिमेंट्स को स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना आसान हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, सबको समझ आ गया होगा भी हमें क्या ज़रूरत पड़ी तत्वों को अलग अलग से अरेंज करने की, अलग अलग ग्रुप्स में रखने की। वो इसलिए आवश्यकता पड़ी ताकि उनका सिस्टम बन जाए उनको स्टडी करने का और हमारे लिए मुश्किल ना हो कोई भी। तो वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट, इसमें लिखा है देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आज की बात करें एट प्रेजेंट तो 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द नेम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इंडिविजुअली। अलग अलग से हर एक एलिमेंट्स का नाम और उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हेंस
वी क्लासीफाई एलिमेंट्स, इसलिए हम लोग एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब वर्गीकरण करना, तो हम उनका वर्गीकरण इसलिए करते हैं फॉर सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ताकि हमारे एलिमेंट्स का स्टडी करना सिस्टेमेटिकली हो सके। तो ये था हमारे पास वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट। अब हम बात करते हैं एलिमेंट को क्लासीफाई करने का जो सिस्टम था वो सबसे पहले किसने बनाया। जो आपके एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट को क्लासीफाई करने का सबसे पहला जो तरीका हमें दिया वो सबसे पहले डॉबर्नियर ने दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का जो हमारा सिस्टम था सबसे पहले डॉबर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। डॉबर्नियर साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने जो एलिमेंट्स उसको तब तक अवेलेबल थे उनमें से कुछ एलिमेंट्स को उसने तीन तीन के ग्रुप में रख दिया, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, कैसे, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं। उसने किन किन को अरेंज किया, उसने अरेंज किया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीन एलिमेंट को अरेंज किया। इसका एटॉमिक मास 7 होता है, इसका एटॉमिक मास 39 होता है। तो उसने क्या करा, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया, और इस तरह से रखा कि बीच में उसने कौन सा एलिमेंट रखा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में तीन तीन के ग्रुप में रखा, और बीच में वो एलिमेंट रखा जिसका मास पहले का प्लस दूसरे का डिवाइड बाय 2 इसके बराबर है, यानी कि दोनों का मीन, माध्य है जिसे आप बोलते हैं। यानी कि उसने बीच में जो एलिमेंट रखा 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, इनका एवरेज आना चाहिए, और ये हमारे पास बना 22.95, यानी कि लगभग 23 के बराबर है। यानी कि बीच में वो एलिमेंट रखना है जिसका एटॉमिक मास 23 है, और सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। तो उसने ये सिस्टम बनाया था कि जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम अपने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रख लेते हैं, और बीच में वो एलिमेंट रखा जाएगा जिसका एटॉमिक मास पहले और तीसरे का एवरेज है। ऐसे ऐसे उसने एलिमेंट को अरेंज किया, और उसने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को इस तरह से वो अरेंज कर पाया। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये फर्स्ट ट्रायड था। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये फर्स्ट ट्रायड है। दूसरा ट्रायड उसका रहा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ट्रायड। ट्रायड का मतलब 3 का ग्रुप, तो डॉबर्नियर का ये पहला ट्रायड है, ये दूसरा ट्रायड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर मैं इनके एटॉमिक मास की बात करूं 40.1, 137.3, 40.1 प्लस 137.3 डिवाइड बाय 2, और ये जो हमारे पास आया 88.7 आया। इसके आसपास का हमें कोई एलिमेंट बीच में रखना है, और वो स्ट्रोंशियम है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास जो है वो 87.6 होता है। तो बीच में उसने वो एलिमेंट रखा जिसका एटॉमिक मास पहले और तीसरे का एवरेज है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसने टोटल 9 एलिमेंट अरेंज करे थे। ये फर्स्ट ट्रायड है, यानी कि पहले 3 एलिमेंट है, ट्रायड का मतलब 3 का ग्रुप। ये सेकंड ट्रायड है, उसका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और अब तीसरा ट्रायड मैं आपको बताता हूं, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थर्ड ट्रायड इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मास जो हमारे पास है 35.5 होता है, आयोडीन का 126.9। तो बीच में कौन सा आया 35.5, 126.9 डिवाइड बाय 2, और ये जो हमारे पास आया 88
81.2 U आया। 81.2 के आसपास का जो मास है वो 79.9 होता है और ये ब्रोमीन का होता है। तो उसने इस तरह से टोटल 9 एलिमेंट अरेंज करे। इसको हम कहेंगे फर्स्ट ट्रायड ऑफ डोबरनियर। डोबरनियर का पहला ट्रायड 3 एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। सेकेंड ट्रायड ऑफ द डोबरनियर कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। एंड थर्ड ट्रायड ऑफ द डोबरनियर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो उसने सिर्फ ये 9 एलिमेंट ही अरेंज करे थे, और एलिमेंट्स को वो इस तरह से ट्रायड्स की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए वो फेल हो गया था और उसके बाद दूसरा आया। ठीक है, तो पहले इसको समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को व्हाट डोबरनियर डिड दैट टाइम। डोबरनियर अरेंज द नोन एलिमेंट्स in increasing order of their atomic mass in such a way that mass of the middle element is average to that of the first and third। मतलब उसने सभी एलिमेंट को अपने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रख लिया और इस तरह से रखा कि बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे का एवरेज के बराबर है। तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रायड एंड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स डोबरनियर। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन आया, और दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास किसने दिया? न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने। NEWLAND, न्यूलैंड। लॉ ऑफ ऑक्टेव, OCTAV, ऑक्टेव। तो न्यूलैंड हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट था डोबरनियर के बाद जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब अष्टक वाला नियम। ये भी आप लोगों ने 10वीं कक्षा में आपकी पढ़ा है कि न्यूलैंड का अष्टक वाला नियम क्या कहता है। ये कहता है कि आपके जितने भी एलिमेंट हैं आप उनको एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रख दो तो हर 8वें मेंबर की प्रॉपर्टी पहले मेंबर के जैसी होगी। ये कहता है न्यूलैंड। ठीक है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम अरेंज कर देते हैं एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के जैसी होगी। जैसे हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये मैंने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखे हैं। सबका एटॉमिक मास आपको बताता हूँ। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, बेरिलियम का होता है 9, बोरोन का होता है 11, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27 और सिलिकॉन का जो सा हमारे पास है और वो 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, इसका 35.5 होता है, इसका 39 होता है और इसका 40 होता है। तो मैंने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रख दिया और न्यूलैंड कह रहा है अगर आप ऐसा अरेंज करते हैं तो हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें के जैसी होगी। यानी कि पहला मान लेते हैं लिथियम पहला, इससे 8वां कौन सा बना? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लिथियम और सोडियम दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है। अगर सोडियम पहला है तो इससे 8वां कौन सा बना? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है। लिथियम की सोडियम के जैसी और सोडियम की पोटेशियम के, मतलब इनकी सबकी एक जैसी प्रॉपर्टी है। हम मान लेते हैं पहला एलिमेंट बेरिलियम है तो बेरिलियम से 8वां कौन सा बना? मैग्नीशियम। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की एक जैसी। हम मान लेते हैं पहला हमारा कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से 8वां कौन बना? फॉस्फोरस बना। तो मतलब नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी एक जैसी है। तो न्यूलैंड ने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा एलिमेंट्स को और कहा हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले जैसी होगी, इसीलिए इसको 8 वाला नियम बोला गया। 8वें और पहले में रिलेशन बताया गया। ठीक है, उसने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पियानो में 7 सुर होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा,
ध नी सा। आपने सुना होगा ये जब म्यूजिक वाले गाना गाते हैं सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर पहला सुर सा है, दूसरा रे, तीसरा गा, चौथा मा, पांचवा प, ध नी, आठवां फिर से सा आ गया। कहने का मतलब पहला म्यूजिकल नोट ऑन म्यूजिकल स्केल और आठवां म्यूजिकल नोट ऑन म्यूजिकल स्केल एक जैसे होते हैं। पियानो में हर पहला बटन और आठवां बटन एक जैसे सुर वाले होते हैं। तो इसी तरह से जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, तो हर पहले की प्रॉपर्टी आठवें के जैसी आएगी। ये हमें न्यूलैंड ने कहा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो न्यूलैंड भी हमारा फेल हुआ फिर उसके बाद, क्योंकि कैल्शियम तक तो ठीक था। कैल्शियम के बाद जितने एलिमेंट्स थे वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे थे। और बाद में नोबल गैस भी डिस्कवर हुई, जिनको यहाँ रखा गया, फ्लोरीन क्लोरीन के आगे यहाँ रखा गया नोबल गैस, जिसे हम निष्क्रिय गैस बोलते हैं। उनको रखने के बाद ये सारा अरेंजमेंट जो है गड़बड़ हो गया था, तो वो भी फेल हो गया न्यूलैंड भी। न्यूलैंड के बाद हमारे पास थर्ड जो आया दैट इज मेंडलीव, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा है मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव साइंटिस्ट ने इसके बाद ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया, और इसका क्लासिफिकेशन इतना ज़बरदस्त था, इतना बढ़िया था कि जिस पैटर्न को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आज की जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई गई है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ही परिवर्तन करके बनाई गई है। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी। तो मेंडलीव ने सबसे पहले अपना एक लॉ दिया, नियम दिया, जिसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहा गया, और इस लॉ के ऊपर डिपेंड करते हुए अपनी एक आवर्त सारणी उसने बनाई थी। बताता हूं सबसे पहले लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic mass। मेंडलीव कहता है कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, फिजिकल मतलब भौतिक और केमिकल मतलब रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक गुण किसी भी तत्व के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब निर्भर करेंगे ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पर निर्भर करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्हेनेवर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग order of their atomic mass, whenever elements are arranged in increasing order of their atomic mass, the properties of elements repeats after regular interval। जब भी आप एलिमेंट्स को अपने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टियां वो रिपीट करेंगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक निश्चित अंतराल के पश्चात। मतलब न्यूलैंड तो कह रहा था हर पहले की और आठवें की जैसी होएंगी, ये कहता है पहले आठवें वाला कोई सीन नहीं है, कहता है बस हाँ रिपीट जरूर होएंगी। जब आप हाँ मास के बढ़ते क्रम में रख दो सभी एलिमेंट को, तो जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है वो एक निश्चित अंतराल के बाद दोबारा रिपीट होती जाएंगी। ये मेंडलीव ने अपना ला दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में या 1 नंबर में ये कई बार पूछा गया है आपके पेपर के अंदर, तो इसको इंपॉर्टेंट मेंशन कर लेना, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ?
आंसर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic mass. मतलब whenever elements are arranged in increasing order of their atomic mass, the properties of element repeat after regular interval. मतलब जब भी आप elements को उनके atomic mass के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो elements की property एक निश्चित अंतराल के पश्चात repeat होना शुरू कर देंगी। अपने इस लॉ के ऊपर डिपेंड करते हुए मेंडलीव ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई एंड दैट पीरियोडिक टेबल इज नोन एज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अपने लॉ के ऊपर निर्भर करते हुए मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई और उस पीरियोडिक टेबल का नाम रखा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने क्या करा, जितने भी एलिमेंट्स थे उस समय तक 63 एलिमेंट का वर्गीकरण मेंडलीव ने किया था, उन एलिमेंट्स को उसने दो तरह से अरेंज करा। दो तरह से कैसे अरेंज करा, एक तो ऐसे सीधी खड़ी लाइनों में, इस तरह की सीधी खड़ी लाइनों में अरेंज करा, ऐसी सीधी खड़ी लाइनों में अरेंज करा एलिमेंट्स को, और इन सीधी खड़ी लाइनों को नाम दिया गया ग्रुप्स। और उसकी पीरियोडिक टेबल में टोटल 9 ग्रुप बनाए गए, ठीक है ना। ये हमारा ग्रुप 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और लास्ट वाले ग्रुप को 0 ग्रुप नाम दिया गया, 9वां ग्रुप नहीं दिया गया उसको 0। ये वैसे बाद में रखा गया था, मेंडलीव के बाद में आया था ये 0 ग्रुप, मेंडलीव के समय नहीं था। ये मेंडलीव की भी मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है जो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे पास 9 सीधी खड़ी लाइनें हैं और इन सीधी खड़ी लाइनों को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रुप नाम देते हैं, ठीक है। और लेटी हुई लाइनें भी हैं, ऐसे लेटी हुई लाइनें जो उनसे हमारे पास हैं, इस तरह से अगर मैं बात करूँ, ये पहली लेटी हुई लाइन है, ऐसे लेटी हुई लाइन, ये ऐसे, और इन लेटी हुई लाइनों को नाम दिया गया पीरियड। ये हमारे ग्रुप हैं, यूं इस तरह सीधे खड़े हुए इनको ग्रुप बोला गया, और जो लेटी हुई लाइनें हैं इन्हें पीरियड बोला गया। ग्रुप मैंने आपको बता दिए टोटल 9 हैं और पीरियड टोटल 7 हैं। 7 पीरियड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे लेटी हुई लाइनों की तरफ भी अरेंज किया गया एलिमेंट्स को और इन्हें नाम दिया गया पीरियड। इस तरह से उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। सीधी खड़ी लाइनें ग्रुप, लेटी हुई लाइनें पीरियड, इनको नाम दिया गया। ग्रुप टोटल 9 हैं और पीरियड टोटल 7 हैं। फिर उसने एक काम और किया, ग्रुप नंबर 1 से 7 तक के आगे 2-2 सेक्शन बना दिए। यूँ समझ लो ये क्लास है आपकी 1st to 8th, ठीक है ना, तो और 9th भी लगा लो चलो। और इनके आगे सेक्शन बना रखे हैं 7वीं तक के। कैसे, सेक्शन ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए एंड बी, यानी कि ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 7 तक के उन्हें 2-2 सेक्शन बना दिए। लेफ्ट वाला ए, राइट वाला बी, हर एक ग्रुप में उसने ऐसे ही अरेंज कर रखा है। और ग्रुप नंबर 8 में उसने टोटल 9 एलिमेंट रखे ट्राइड्स की फॉर्म में, यानी कि उसने डोवरनियर का कंसेप्ट भी यहाँ पर ऐड कर दिया। जो 9 एलिमेंट ट्राइड्स की फॉर्म में थे उनको भी उसने यहाँ पर दिखाया, लेकिन वो डोवरनियर वाले नहीं थे, हैं दूसरे, ठीक है जी। तो उसने टोटल यहाँ पर जो एलिमेंट रखे थे, यहाँ पे रखे आयरन, कोबाल्ट, निकल, 3 ये रखे। आगे रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, ये 3 रखे। और लास्ट में हमारे पास जो हैं ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। आपको नाम नहीं याद रखना, कभी सोचो पता नहीं क्या क्या नाम है इनके अजीब अजीब से, बस ये याद रखना भी उसने यहाँ पर
टोटल 9 एलिमेंट रखे, 3 के, बाकी सब में कितने हैं, सेक्शन बना रखे हैं ए बी ए बी ए बी ए बी, और इसमें टोटल 9 ही एलिमेंट है पूरे 8वें ग्रुप के अंदर, और उनको 3 के ग्रुप में अरेंज कर रखा है। और लास्ट वाला जो सा हमारे पास है ये जीरो ग्रुप, इस जीरो ग्रुप में हमारे पास कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, यहाँ उसने नोबल गैस रखी है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। ये गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें जिन्हें हम बोलते हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। तो ये था हमारे पास टोटल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई और पीरियड्स एंड ग्रुप की फॉर्म में उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको एक्चुअल की पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपके सामने ये फोटो आई है और इस फोटो में आप देख सकते हैं क्या दिखाया गया है। पूरी पीरियोडिक टेबल जो भी मैंने आपको समझाई वैसे ही है। इसमें ग्रुप नंबर 1 से लेकर के ग्रुप नंबर 8 तक बनाए गए हैं और लास्ट वाला 9वें ग्रुप का नाम जीरो ग्रुप रखा गया है। और हर एक ग्रुप के आपको नज़र आ रहे होंगे ग्रुप नंबर 1 to 7 तक 2 सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 8वें ग्रुप में आपको नज़र आ रहा होगा टोटल 9 एलिमेंट्स हैं 3 के ग्रुप में। और जीरो ग्रुप में आपको नज़र आ रहा होगा हमारी निष्क्रिय गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं। और लेटी हुई लाइनें आप गिन सकते हैं, लेटी हुई लाइनें इसमें टोटल कितनी हैं, लेटी हुई लाइनें इसके अंदर टोटल 7 हैं, जिन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं पीरियड्स। तो ये थी हमारे पास मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। पीरियड में खास बात बता देता हूँ, आप देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा जो पहला पीरियड है इसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, 2 ही एलिमेंट है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, शॉर्टेस्ट पीरियड। उसके बाद आप देख सकते हैं पीरियड नंबर 2 तथा 3 को, इसके अंदर 8 एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, तो इनको हम शॉर्ट पीरियड नाम देते हैं। पीरियड नंबर 4 और 5 में 18 एलिमेंट हैं, लॉन्ग पीरियड। पीरियड नंबर 6 के अंदर टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड इसको बोला गया है। और पीरियड नंबर 7 अभी तक कंप्लीट नहीं था, जब मेंडलीव ने बनाया था उसमें बीच बीच में खाली जगह छोड़ी हुई हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया गया इनकम्प्लीट पीरियड। तो ये था हमारे पास मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझा दिया। जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने दी इसकी इम्पोर्टेंस क्या रही, सबसे पहली इम्पोर्टेंस इसकी रही सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी उसकी सहायता से एलिमेंट्स को सिस्टेमेटिकली स्टडी किया जाने लगा, यानी कि एलिमेंट को स्टडी करने का एक सिस्टम बन गया। भाई ग्रुप में जितने हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, ठीक है ना, तो ये एक सिस्टम बन गया। तो सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट, ये पहली एप्लीकेशन रही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। और दूसरी रही प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रेडिक्शन का मतलब अंदाजा लगाना, एक तरह से पता लगाना, नए तत्वों की खोज के बारे में भी पता लगा यहाँ से। कैसे, मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उनको अगर कहीं प्रॉपर्टी सेम नहीं मिली एलिमेंट की, तो वहाँ बीच में जगह छोड़ दी खाली। मतलब किसी एलिमेंट की अगर मास के बढ़ते क्रम में रख रहा है लेकिन ऊपर नीचे वालों की प्रॉपर्टी एक जैसी अगर नहीं आ रही, तो उसने बीच में जगह खाली छोड़ दी। ही लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, और कहा है कि भी ये एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, भविष्य में नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो वो यहीं पर रखे जाएंगे, ये मेंडलीव ने कहा। और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। बाद में कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो डिस्कवर हुए और वो उन्हीं गैप के अंदर रखे गए जो मेंडलीव ने दिए थे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी वहीं फिट करी जहां उसने गैप रख रखा था। यानी कि मेंडलीव ने नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बारे में पहले ही बता दिया और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बता दिया कि जब नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो वो यहाँ रखे जाएंगे, इस गैप में रखे जाएंगे। मतलब इसके जितने, इस ग्रुप के जितने तत्व हैं उनसे इसकी सिमिलैरिटी आएगी। तीसरा, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास।
मेंडलीव ने क्या कर दिया, जिनके एटॉमिक मास पर कुछ डाउट था उनके एटॉमिक मास को भी ठीक कर दिया, करेक्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ऐसे कुछ एलिमेंट थे जिनके ऊपर बोरोन था, बोरोन का एटॉमिक मास पहले 11 दिया गया था, लेकिन मेंडलीव ने इसको करेक्ट करके उसकी पोजीशन के आधार पर, ठीक है ना, पोजीशन उसने कहा भी इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में यहाँ है, तो इससे उन्हें अंदाजा लगा भी नहीं इसका एटॉमिक मास 11 नहीं 9 होना चाहिए, और वास्तव में वो 9 ही आया। तो कहने का मतलब जिनका एटॉमिक मास पर कुछ संदेह था उनके एटॉमिक मास को भी करेक्ट कर दिया मेंडलीव ने। तो ये 3 इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन रही है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, लेकिन साथ के साथ कुछ कमियां भी रही हैं। तो हम देख लेते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या कमियां रही हैं, डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या क्या डिफेक्ट्स हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, कमियां क्या क्या रही। सबसे पहला जो इसकी कमी रही वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो भी जो हाइड्रोजन है इसको मेंडलीव ने कहाँ रखा, ग्रुप नंबर फर्स्ट ए में, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के ए सब ग्रुप के अंदर रखा, ए सेक्शन में रखा। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी 7th ए से भी मिलती है। 7th ग्रुप का ए सेक्शन जो है वो हैलोजन्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, उनको हैलोजन बोला जाता है। तो उनसे भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मिलती है। और फर्स्ट ए में जो रख रखी हैं उनको बोला गया अल्कली मेटल। फर्स्ट ए में जो एलिमेंट रखे गए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनको अल्कली मेटल कहा जाता है। इनके साथ भी इसकी प्रॉपर्टी मिलती है, यानी कि फर्स्ट ए के एलिमेंट्स से भी रिजेम्बलेंस है, 7th ए के एलिमेंट्स से भी रिजेम्बलेंस है। तो इसका मतलब उसकी पोजीशन पे कंफ्यूजन हो गया, भाई यहाँ क्यों नहीं रखी, यहाँ क्यों रख दी, जब इसकी प्रॉपर्टी दोनों से मिलती है। ठीक है। दूसरी हमारे पास रही एनोमैलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स को उल्टा पुल्टा रख दिया, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनको अलग कर दिया, जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी उनको इकट्ठा भी रख दिया। कुछ एक एलिमेंट में उसने ऐसा किया था, सभी में तो नहीं, कुछ एक एलिमेंट्स में उसने किया था। ठीक है जी। एनोमैलस में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आर्गन और पोटेशियम की। प्रॉपर्टी नहीं, मैं मास की बात करूँ। आर्गन का मास 39.9 है, पोटेशियम का मास 39.1 है। मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले कौन सा आना चाहिए? मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेशियम पहले आना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम है, और आर्गन बाद में आना चाहिए। लेकिन उसने क्या करा, आर्गन को पहले रख दिया, पोटेशियम को बाद में। और उससे पूछा गया भाई ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा क्योंकि आर्गन की प्रॉपर्टी जो सी है वो नियोन से मिलती है, इसलिए उसको पहले रख रहा हूँ, और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मिल रही है, इसलिए उसको बाद में रख रहा हूँ। यानी कि कहीं तो उसने तो मतलब तुक्का लगाया, जहाँ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सेम आई तो एटॉमिक मास को ठोक दिया। अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर्टी सेम नहीं आई तो बीच बीच में जगह उल्टा पुल्टा करके भी अरेंज कर दिया, भाई ज़्यादा मास वाले को पहले, कम मास वाले को बाद में, ऐसा भी कर दिया, जो कि आर्गन और पोटेशियम के केस में उसने किया। पोटेशियम को बाद में रखा, आर्गन को पहले, लेकिन मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेशियम पहले आना चाहिए था, आर्गन बाद में आना चाहिए था। तीसरी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। तीसरी कमी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रही वो आइसोटॉप की पोजीशन रही। आइसोटॉप उनको बोला जाता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास डिफरेंट हो। ठीक है। जैसे मैं सिर्फ हाइड्रोजन को ही ले लूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो इनको हमें अलग अलग जगह रखना चाहिए क्योंकि इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, और मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में बनाई है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने आइसोटॉप्स को एक ही जगह रखा। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भाई जब आप अरेंज कर रहे हो मास के बढ़ते क्रम में तो इन तीनों को अलग अलग जगह क्यों नहीं दे रहे, आइसोटॉप्स को एक ही जगह क्यों रख रहे हो। तो ये भी उसकी कमी रही पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के ऊपर।
और कमी रही फोर्थ कमी, नो कोरिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप। मेंडलीव ने क्या किया, ग्रुप के सब ग्रुप्स बनाए, ठीक है ना, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी बताया था मैंने, 7th ग्रुप तक उसने ऐसा किया, लेकिन उनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उनमें सब ग्रुप्स के में किसी तरह की कोई सिमिलैरिटी नहीं है या कोई छोटा मोटा रिलेशन भी नहीं है, तो फिर उसने सब ग्रुप क्यों बनाए। साइंटिस्ट बोले भी तुम सब ग्रुप क्यों बना रहे हो जब इनमें कोई आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। 7th का ये तो समझ में आता है, अपनी 7th क्लास का ए सेक्शन बी सेक्शन, ठीक है, अलग अलग समझ में आता है, ये क्लास 7th ही है लेकिन सेक्शन अलग अलग हैं, सिलेबस एक जैसा है दोनों का, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो उसने सब ग्रुप बनाए ना उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी, ना थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी एक जैसी, कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं है, तो सब ग्रुप का चक्कर क्यों पाया, ये भी उसकी कमी रही। उसके बाद हमारे पास आया पोजीशन ऑफ lengthinoids and actinoids। लेंथिनोइड एंड एक्टिनोइड ऐसे एलिमेंट है जिनमें 14 एलिमेंट प्रेजेंट है, लेंथिनोइड में भी 14, एक्टिनोइड में भी 14, ये सीरीज हैं दो। इनको पीरियोडिक टेबल में नीचे रख रखा है अलग से सेपरेट करते हुए। एक बार आप दोबारा से पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल में आपको ये नजर आ रहा है बिल्कुल नीचे 2 सीरीज हैं, दोनों सीरीज में कितने कितने एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट हैं। पहली वाली सीरीज को नाम दिया गया लेंथिनोइड, दूसरी वाली को नाम दिया गया है एक्टिनोइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेंथिनोइड और एक्टिनोइड जो हैं उन्हें मेन पीरियोडिक टेबल से जोड़ नहीं रखा, नीचे चरणों में अलग से घेर रखी है बिल्कुल। तो ये भी मेंडलीव का ड्रॉबैक रहा कि उसने लेंथिनोइड और एक्टिनोइड को अलग से रख दिया, मेन पीरियोडिक टेबल से उसको कनेक्ट नहीं किया। और लास्ट कमी जो उसकी रही दैट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। मेंडलीव ये नहीं बता पाया कि जब हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट क्यों होती हैं। कारण क्या है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है जब हम उनको मास के बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हो रही हैं, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, और इसलिए वो फेल हो गया। तो प्यारे बच्चों यहीं तक आज हम करेंगे, ठीक है। आगे जो हमारा रहेगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टॉपिक रहेगा, अभी नई पीरियोडिक टेबल जिसको हम आजकल यूज़ करते हैं उसके बारे में, तो वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैसेज कर सकते हो, दोबारा मैं आप लोगों को समझा दूंगा अगर आपकी कोई भी डाउट रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।